दोस्तों आज के युवा वर्ग में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो है, अगर मेरे दोस्त के पास कोई महंगा और बढ़िया मोबाइल है तो मेरे पास उससे अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे दोस्त के पास महंगे और स्टाइलिश कपड़े हैं तो किसी भी तरह से उससे अच्छे मेरे पास होने चाहिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हमारा क्लास 9th हिंदी का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते। आइए पूरे पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से लाइक कर लो वीडियो को, बाद में आप भूल जाते हैं। और मेरे बारे में भी जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। सबसे पहले हम पाठ के समरी को यानी कि सारांश को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये एक चैप्टर है जो कि व्यंग्य है, प्रेमचंद पर आधारित है और इसके राइटर हैं हरिशंकर परसाई। आइए देखते हैं। इस व्यंग्य प्रधान लेख में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयत्न किया है। जो प्रेमचंद की पर्सनैलिटी है उसे बताया है। प्रेमचंद की पोशाक को आधार मान करके लेखक ने उनके रहन सहन सिद्धांतों पर ध्यान आकर्षित केंद्रित करने की कोशिश की है। प्रेमचंद का किस तरह से खान पान था, किस तरह से रहन सहन था, उनके कपड़े, उनका मतलब ओवरऑल उनके बारे में यहाँ पर बताया है। लेखक बताता है कि प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आते हैं पाठ के स्टार्टिंग में, और एक पिक्चर है जिसमें प्रेमचंद और उनकी पत्नी फ़ोटो खिंचवा रहे। कैसा हुलिया है प्रेमचंद जी का। वे सिर पर मोटे कपड़े की टोपी पहनी है, कुर्ता पहना है और धोती पहने हुए। इसका मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी वो बहुत सिंपल साधारण है। कनपटी पिचकी है यानी कि गाल पिचके हैं, गालों की हड्डियां निकल रही है, परंतु घनी घनी बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पर भरा भरा दिखता है कि यानी लगता है कोई मतलब है। उनके दोनों पैरों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस एक कंपनी है और दोनों पैरों में प्रेमचंद जी ने फ़ोटो में कैनवस के जूते पहने हैं, जिनके बंद ठीक तरह से नहीं बने। बंद आप जानते हैं, लेस जो कि उसके धागे होते हैं जूता बांधने के लिए, वो ठीक से नहीं बने, जैसे छोटे बच्चे आड़े तिरछे बांध देते हैं। उनकी लापरवाही के कारण फीते के दोनों सिरों पर जो लोहे और प्लास्टिक की पतरी होती है ना, पतरी, वो निकल गई है। अतः छेदों में जो फीते हैं वो सही से नहीं डाले जा रहे हैं और जैसे तैसे जूते को बांध दिया है। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, दो पैर होते हैं, दाहिना यानी कि राइट पैर, सीधा पैर तो ठीक है, बट जो बाएं पैर का जूता है ना, लेफ्ट यानी कि उल्टा पैर है, उसके जूते में छेद है और पैर की उंगली बाहर निकल आ रही है। सिंपल सी बात है, दो जूते हैं, राइट पैर वाला सीधे पैर वाला तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट पैर वाले जूते में छेद हो रखा है, छेद हो रखा है तो उंगली बाहर आ रही है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है या बहुत ही ज़्यादा गरीब है। लेखक की दृष्टि फटे जूते पर ही अटक गई। आमतौर पे पूरी फ़ोटो हम देख रहे हैं, बट होता क्या है ना, हमारी जो नज़र है ना वो गंदी चीज़ पर ज़्यादा जाती है ना। तो हम रास्ते चलते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा दिखती है जो अजीब होती है। तो अजीब दिखा भाई, पैर जूता फटा है और उंगली बाहर निकल आ रही है ना। लेखक की दृष्टि में फटे जूते पर ही अटक गई। वह सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये वाली ड्रेस है, क्योंकि आम तौर पे हम जब फ़ोटो खिंचाते हैं या शादी पार्टी में जाते हैं तो यार बढ़िया स्टाइलिश बन के जाते हैं ना। और मुझे तो बच्चों ने ही बताया अपने स्कूल के कि सर फ़ोटो खिंचाते तो सीधा खड़ा नहीं होना, कैसे टेढ़ा खड़ा होना। मतलब फ़ोटो खिंचाने की अगर ये वाली ड्रेस है तो सोचो इसकी अपनी वाली ड्रेस घर के कपड़ों में कैसी होगी। फिर सोचा कि नहीं इस बंदे के पास भाई अलग अलग कपड़े नहीं हो सकते, ये अंदर जैसे हैं वैसे ही बाहर हैं, जैसे बाहर दिखते हैं वैसे अंदर भी हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो घर के अंदर तो फटा बनियान पहनते हों, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो बढ़िया सा मतलब उन्होंने बढ़िया कपड़े उनको सिलवा रखे होते हैं ना। फिर वो कहते हैं कि नहीं इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इस पर तो कपड़े बदलने का ही ढंग नहीं है ना।
अगर होता तो प्रेमचंद जी के चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं है। भाई आमतौर पे जब हमारी गरीबी दिखती है हमारे फ्रेंड सर्कल में तो हमें हेजिटेशन और गिल्टी शर्म फील होती है, बट लेखक को ऐसा हो नहीं रहा, सॉरी प्रेमचंद को। वे बड़े बेपरवाह हैं, उन्हें अपनी पोशाक पर विश्वास है कि मेरा जो ड्रेस है वो बढ़िया है। फोटोग्राफर ने भी जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो रेडी प्लीज़ का मतलब आप रेडी हो जाइए, अपना जो भी पोज आपको बनाना है, हनी सिंह का बनाना है, स्माइल करनी है, वो आप कर लीजिए। और प्रेमचंद को भी लगा भाई थोड़े स्माइल लानी है, तो पेड़ से स्माइल ला रहे थे और गले तक ही आया, तब तक क्लिक कर दिया और थैंक यू बोल दिया फोटोग्राफर ने, तो हंसी भी चेहरे पे नहीं आ पाई, है ना। लेकिन दर्द भरे दिल से मुस्कान निकली भी नहीं, ये क्लिक कर दिया फोटोग्राफर ने। लेखक कहता है कि फ़ोटो ही खिंचवाना था तो जूते ठीक से पहन लेते, या कैसी ट्रेजिडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते तक नहीं है। लेखक प्रेमचंद से प्रश्न कर रहा है कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हो, किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते, लोग तो मांग करके कोट पहनते हैं और दूल्हा बन जाते हैं, लोग मांग करके गाड़ी खरीदते हैं और दूल्हे को ले जाते हैं, है ना। फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग बीबी तक मांग लेते हैं, फिर तुमने जूते क्यों नहीं मांगे। लोग तो परफ्यूम लगा करके कपड़े, है ना, इत्र लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी भी फ़ोटो में अच्छा लगता है। ओवरऑल प्रेमचंद जी से लेखक कहते हैं कि भैया अगर तुम्हारे जूते फटे हैं तो कोई बात नहीं, जूते उतार के खिंचवा लेते, या किसी से जूते मांग लेते, या थोड़ा सा धोती को नीचे खींचते कि ढक जाता आपका जो अंगूठा है, जो उंगली निकल रही है। या लोग तो मांग करके कोट ले लेते हैं दूल्हे का, शेरवानी किराए पे और मांग के ले लेते हैं, जूते पहन लेते हैं मांग के, कपड़े शादी पार्टी में जाना हो तो मांग के चला लेते हैं, हार वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बीबी तक उधार मांग लेते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, है ना। हालांकि ये तो थोड़ा अजीब सा था। आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या लोग मांगते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, शादी पार्टी में जाने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने लोगों को क्या क्या मांगते हुए देखा है। यार फ़ोटो भी परफ्यूम के साथ खिंचवाते हैं लोग। टोपी 8 आने में मिल जाती है, यानी कि 8 आने का मतलब होता है टोपी 100 रुपये में मिल जाएगी, जूते 5 रुपये में, मतलब कई गुना ज़्यादा होता है जूतों का रेट। आप देखो टोपी 100 रुपये का, महंगे से महंगी टोपी अगर आप खरीदो तो 1000, 2000, 10,000 का, लेकिन जूते देखो लाख लाख के जूते मिलते हैं, है ना। एक जूते के बदले 2500 टोपियाँ आ सकती है। तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, ना जाने तुम क्या क्या कहे जाते हो, क्योंकि प्रेमचंद महान हस्ती है। तुम फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूता नहीं मांग के लाए, भाई क्या हो गया तुम्हें, है ना। मतलब आज समाज में ऐसी लोगों की सोच बन गई है कि जो पैरों में पहना जा रहा है ना वो महंगा है, जो सर में पहनने वाला है वो सस्ता है। सर में पहनने का मतलब है जो ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, नॉलेज वाले बंदे, उनकी कम वैल्यू हो रही है, और जो लोग रद्दी लोग हैं, उटपटांग से लोग हैं, जो हुड़दंगी होंगे, बड़े बकवास से लोग होंगे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है। ये आज का टाइम है कि सर पे पहनने वाला यानी कि ज्ञानी, उसकी वैल्यू कम है, और पैरों में यानी कि बड़ा गंदा आदमी बड़े फेमस हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि भाई तुम महान पर्सनैलिटी हो तो जूता तो तुम्हें मांग के पहन लेना चाहिए था। लेखक बताता है कि भाई जूता तो मेरा भी अच्छा नहीं है, केवल ऊपर से ही लगता है, परंतु नीचे का तला पूरा फटा हुआ है। नीचे से फटे होने के कारण कोई देख नहीं पाता और किसी को पता भी नहीं चलता। भाई लेखक कह रहे तुम्हारा भी जूता फटा है, मेरा भी जूता फटा है। तुम्हारा जूता उंगली बाहर दिख रही है, मेरी उंगली ढकी हुई है, लेकिन मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है, तला घिस रहा है। साथ में प्रेमचंद लेखक जो है वो व्यंग्य करते हैं कि आजकल लोग
दिखने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते। मतलब भले जूता घिस रहा हो, भले पैर घिस रहा हो, पैर कट रहा हो, लेकिन दिखना अच्छा है। भले घर में खाने पीने का ना हो, लेकिन बाहर दिखना अच्छा है ना। हमारी अपनी पर्सनैलिटी दोस्तों में अच्छी बनी होनी चाहिए, चाहे हमने 6 दिन से खाना ना खाया हो, क्योंकि खाना तो घर के अंदर है, कौन देख रहा, लेकिन बाहर अच्छा होना चाहिए, ऐसा लोगों की सोच हो गई है ना। प्रेमचंद की मुस्कान लेखक को चुभती है। लेखक सोचता है कि यह मुस्कान होरी का गोदान, या पूस की रात में नील गाय हल्कू की खेत चर गई, या डॉक्टर के ना आने से सुजान भगत का लड़का मर गया, कि नहीं हो सकता। मतलब होरी का गोदान, पूस की रात, नील गाय का हल्कू का, ये सारे क्या हैं सुजान में, ये सारे लेखक के प्रेमचंद के उपन्यास है। तो इनमें एक स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार है। लेखक को लगता है कि जब माधव औरत के कफन की शराब चंदे से शराब पी गया तो यह उसकी मुस्कान है। मतलब लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए, चाहे घर में 2 दिन से खाना न बनाओ, लेकिन मेहमान आ जाए, भाई साहब महंगे बिस्किट, महंगे नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, आइसक्रीम, सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे इसके लिए हमें उधार क्यों ना करना पड़े। लेखक फिर सोचता है कि बनिए के तकादे से बचने के लिए चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण इनके जूते फट गए होंगे। सोचते हैं यार जूते फटे कैसे, है ना, जूता मेरा भी फटा है, लेकिन नीचे से फटा है, तुम्हारा जूता ऊपर से फटा है। तुम्हारा पैर सेफ है, तुम्हें चलने में दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन लोग तुम्हें देख करके क्या सोचेंगे, है ना। पर्दे का महत्व, आजकल लोग पर्दे का बहुत महत्व लोगों ने बना दिया। मतलब जो हमारी रियलिटी है वो सबके सामने नहीं दिखनी चाहिए, पर्दा लगा दो। हम क्या हैं सबको सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए। लोग बनावटी दुनिया में जीते हैं, ऐसा लेखक ने कहा है। फिर कहते हैं कि तुम्हारा जूता फट कैसे गया, या तो तुमने कहीं चक्कर लगाए हैं और बार बार कहीं गए हो तो जूता, है ना, फट गया होगा। कुंभन दास के जूते भी फतेहपुर सीकरी के चक्कर लगाते लगाते घिस गए। जैसा कि कहा गया है कि आवत जात पनैया घिस गई, विसर गयो हरि नाम। आते जाते जूते घिस गए, लेकिन भगवान नहीं मिले। तो भाई जूते जब घिसेंगे तो भगवान का नाम तो भूल ही जाएगा आदमी, है ना। बिसर गयो हरि नाम। जूता चलने से घिस जाता है भाई। जब आप कहीं बार बार जाते हो तो जूता घिसता है, फटता नहीं है। लेखक सोचता है कि तुमने किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारी होगी। कठोर चीज़ का मतलब होता है मुसीबत, समस्याएं, बाधाएं। जब हमारे सामने कोई बाधाएं आती है तो हम उसे ठोकर मारते हैं, और जब आपने जूते से ठोकर मारा होगा तो आपका जूता नीचे से तो ठीक है, लेकिन उंगली बाहर निकल आई क्योंकि फट गया, और तुम्हारा जूता फट गया होगा। वे इससे बचकर भी निकल सकते थे। बहुत सारे लोग होते हैं जब समस्याएं आती हैं तो लोग साइड से निकल जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी समस्याओं का डट कर सामना करते हैं, और इसी डट कर सामना करते करते उनका जूता फट गया। लेकिन प्रेमचंद जी समझौतावादी नहीं थे, उन्होंने जिस काम को ठान लिया उसको करना है। प्रेमचंद ने जूता फाड़कर उंगली बाहर निकाल ली है, लेकिन उनका पाँव सुरक्षित है भाई, है ना। पाँव नीचे से घिस नहीं रहा ना। लेखक के तलवे घिस रहे हैं, खून निकल रहा उनके पैर से, पैर धीरे धीरे घिस जाएगा, वे कैसे चलेंगे भाई। चाहे पैर घिस जाए, आजकल लोगों का चाहे छोले बिक जाए, चाहे लोग उधार ले लेकर के खा लें, लेकिन समाज में अपनी इज्जत बनी होनी चाहिए भाई। ये कौन सी इज्जत है। सबसे पहले तो आपको अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी कंडीशन को तो जानते नहीं हैं और डिमांड करते हैं अपने घर वालों से बड़ी बड़ी। तो प्लीज़ आप उस बड़ी डिमांड के चक्कर में आपके घर वाले कितना उधार ले रहे हैं ना, वो सोचो। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उनकी उंगली का इशारा समझ रहा है, और उनकी व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है। लेखक का कहना है कि आमतौर पे जब हम किसी गंदा आदमी समझते हो तो उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हो, लेकिन प्रेमचंद जब किसी ऐसे आदमी को देखता है जो दिखावा करता है, जो अपने
दिखावे के लिए अपने छोले बिकवा देता है, उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं। तो ये है आपके पास प्रेमचंद के फटे जूते की समरी। ओवरऑल आपको प्रेमचंद का फटा जूता जो चैप्टर समझ आया होगा। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और कितना आपको चैप्टर समझ में आया, इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। तो प्रेमचंद कई टाइप के हमें बताया है। सबसे पहले संघर्षशील हैं। जो प्रेमचंद हैं वो संघर्ष स्ट्रगल किया उन्होंने, वो जो भी समस्याएं आई उस पर उन्होंने सामना किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो समस्याओं से हार जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी समस्याओं का डटकर सामना किया। संघर्ष, अपराजय व्यक्तित्व, हारे नहीं, कभी भी हारे नहीं। हम छोटी सी समस्या मुसीबत आने पर हार जाते हैं, तो हारे नहीं। कष्टग्रस्त जीवन, आज तो बहुत बड़े महान कवि बन चुके हैं, कवि के पास पैसा भी होगा, फिर भी कष्ट था उनके जीवन में। सहजता, बड़ी शालीनता थी, मर्यादित जीवन था, दिखावा नहीं करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रेमचंद का आपको जो लेखक ने चित्र खींचा है। अगला सवाल है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है, टिक करना है। बाएं पैर का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में छेद है। तो भाई जूते दाहिने में छेद नहीं बल्कि बाएं में छेद है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, है ना। दूसरा देखो, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए, बिल्कुल सही बात है। लोग फ़ोटो खिंचाने तक सेंट लगा कर जाते हैं, तो भाई बाकी दिखावा को क्या बोले, तो बिल्कुल सही वाला ये। आगे देखते हैं, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो लेखक के हौसले नहीं बढ़ाती बल्कि लेखक के हौसले पस्त कर देती है। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चनरी मैंने बना रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालकर आप उस वीडियो को जरूर जा करके देखें। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं सारे अपडेट वहाँ पे लगातार शेयर करता रहता हूँ। चौथा ऑप्शन, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो अंगूठे से इशारा नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हैं जो फट चुका है ना। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, लोग इत्र चुप पढ़कर फोटो खिंचाते हैं। अगला है, नीचे दी गई पंक्तियों में व्यंग्य है यानी कि कमेंट है, टोंट है। पहला क्या है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर हो रही है। एक धूर्त आदमी के पीछे बहुत सारे ज्ञानी लोग होंगे उनकी सेवा में, है ना। बहुत एक बड़ा राजा है जो कि बड़ा बुद्धू है और उसकी सेवा में लगे होंगे काफ़ी सारे ज्ञानी लोग। तो ऐसा ही हो रहा है ना। लेखक ने यह विडम्बना, जीवन में विडम्बना है कि जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे है उसे लोग अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं, है ना। जो धूर्त आदमी है आपकी क्लास में भी जो गंदा बच्चा होगा ना उसकी ज़्यादा वाहवाही होती होगी अभी के टाइम। हालांकि 10 साल बाद उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की, बट एट प्रेजेंट टाइम में तो उसे ऐसा ही लगता है। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे लोग कम सम्मान देते हैं। जैसे कि ज्ञानी लोग, सज्जन लोग, झगड़ने लड़ने ना वाला जो आराम से प्यार से रहता हो। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवान लोगों का सम्मान बढ़ गया है और बढ़ गया है। धूर्त लोगों का एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर हो जाते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की सी हुजूरी करते नजर आते हैं। जो गुणी लोग हैं वो भी धनवान लोगों के आसपास में ही घूम रहे होते हैं। दूसरा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। एक लाइन आई है, तो भैया पर्दा क्या है, दिखावा। तो लेखक कह रहे कि तुम दिखावा नहीं समझते हो, अरे तुम्हें दिखावा करना चाहिए और हम लोग दिखावे पर कुर्बान हो रहे। हम लोग दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान करते आ रहे। तो देखो प्रेमचंद ने कभी पर्दे को महत्व नहीं दिया, दिखावे को महत्व नहीं दिया। पर्दा का मतलब दिखावा। उन्हें वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया उन्होंने। वे सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे कि मेरे पास जो है वो
ठीक है, वे अंदर से भी और बाहर से भी एक जैसे थे। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। वो घर में भी वैसे ही होते हैं, बाहर भी वैसे ही होते हैं, शादी पार्टी में भी सिंपल सा। बहुत सारे लोग बड़े सिंपल से होते हैं। जो व्यक्ति आजकल अपने कष्टों और दोषों को छिपा करके समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान समझते हैं आज के टाइम में, जबकि ऐसा नहीं है। लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक कहना चाहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा किया। पैर की उंगली से अर्थात जिसे अपनी ठोकरों पर रखा। जो गंदा आदमी था उसको कभी सर नहीं चढ़ाया, जो धूर्त था उसे दूर रहे, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। अगला सवाल है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर इस पे ये ड्रेस है तो पहनने की कैसी होगी, और अगले पल कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस बंदे के पास अलग अलग ड्रेस पोशाक नहीं होंगी, ऐसा क्यों कहा होगा। तो देखिए, जो लोग सिंपल होते हैं ना वो अंदर बाहर एक जैसे होते हैं। तो पहले तो कहते हैं कि भाई इसके पास अलग अलग कपड़े होंगे, फिर कहते हैं नहीं नहीं, इसे तो कपड़े पहनने का बदलने का ही ढंग नहीं है। मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का यह विचार रहा होगा कि समाज की परंपरा ऐसी है, वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े रखता है। शादी पार्टी में जाओगे तो अलग कपड़े, दोस्तों के साथ घूमने जाओगे तो अलग कपड़े, घर में रहोगे तो अलग कपड़े, है ना। नाइट में, रात में पहनने वाले अलग कपड़े, अपने घर में अलग कपड़े, बाहर खेलने वाले अलग कपड़े, शादी पार्टी, मतलब अलग अलग कपड़े होते हैं जिन्हें वह अच्छा समझता है ना। मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग कपड़े होते हैं। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे न थे फ़ोटो खिंचाने लायक होते। ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े भी और भी ख़राब होते। तुरंत लेखक ने कहा नहीं नहीं भाई, ये आदमी बड़ा सिंपल है, सादा इंसान है और जैसा अंदर वैसी बाहर है, दिखावा नहीं करता है, इसका रहन सहन एक जैसा है, तो अंदर बाहर एक जैसा ही होगा। अगला सवाल है, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़ करके आपको लेखक की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो भाई मैंने यहाँ पर 2-3 पॉइंट रखे हैं। पहला, प्रेमचंद की सादगी, बड़ा सज्जन सिंपल हैं, वे दिखावा नहीं बल्कि सादगी से सिंपल रहना पसंद करते थे, पहली बात। दूसरा, दिखावा करने वाले लोग अपना कितना नुकसान कर जाते हैं। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, है ना, घर में कुछ ना हो फिर भी मेहमानों के लिए, यार दोस्तों के लिए, दिखावे के लिए वो कर्जा उधार ले लेंगे, चोरी कर लेंगे, लेकिन दिखावा करते हैं। तो ये भी इस बात पे है। लेखक परसाई जैसे लोग और प्रेमचंद जैसे लोगों के जूतों में अंतर, है ना। तो कुछ लोग मतलब भले अपना नुकसान कर रहे हो लेकिन बाहर अच्छे दिखते हैं, और कुछ लोग प्रेमचंद जैसे हैं जो अंदर बाहर एक जैसे होते हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको और क्या लगा इस पाठ में सबसे अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने स्कूल के नाम के साथ। अगला सवाल है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है कि भाई आपने टीलों पे ठोकर मारा होगा और इसीलिए आपका जूता फट गया होगा। तो टीले शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो टीला, हालांकि टीला कहते हैं कोई पहाड़ सा हो, लेकिन यहाँ पर हमारे रास्ते में पहाड़ मतलब मुसीबत, बाधा है। टीला शब्द राह आने वाली मुसीबत, बाधाओं का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला यानी कि पहाड़ आ जाता है, उसे पार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास, बहुत सारे ऐसे बाधाएं हैं, टीले हैं जिनसे हमें आगे बढ़ना होता है। तो इन्हीं मुसीबतों को लेखक ने यहाँ पर टीला शब्द कहा है। ये जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, इन्हीं को टीका कहा है। बाकी इसमें रचना और अभिव्यक्ति वाले भी कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर हरिशंकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा। आप भी कुछ ऐसा ही किसी की पोशाक का व्यंग्य बना सकते हो, है ना, उसे घुमा फिरा करके आप कह सकते हो। तो ये
भी मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर लिखे हैं और आप इन्हें आंसर को देख समझ सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल से सवाल होते हैं, इतने लंबे चौड़े। आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? लोगों की सोच में आज बहुत परिवर्तन आया है। वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया, बदल गया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। एक गरीब और एक अमीर तब दिखता है जब उसके पास कपड़े दिखते हैं, है ना। नॉर्मल से दो दो से चल रहे हैं, लेकिन एक ने महंगे कपड़े पहन दिए, दूसरे ने फटे पुराने पहने, तो क्लियर हो जाता है कि एक कितना गरीब है, दूसरा कितना अमीर है। तो ये सोच लोगों की ऐसी बन गई। हालांकि कपड़ों से किसी को भी नहीं आंकना चाहिए। तो इस तरह से ये भी प्रश्न है। मुहावरे, पाठ में मुहावरे आए हैं, जैसे हौसला पस्त कर देना। इसी तरह से आपको क्या करना है, मुहावरे छांटने हैं, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, जो कि बहुत आसान रहता है। कौन कौन से मुहावरे आए हैं, तो यहाँ पे देखो, सबसे टीला खड़ा होना, बाधाएं आना, पहाड़ फोड़ना मतलब बाधाएं नष्ट करना, जंजीर होना मतलब बंधन होना, है ना। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाए। तो लेखक प्रेमचंद ने के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को लिखा यहाँ पर। तो जनता के लेखक, सबसे पहले बताया कि आप जनता के लेखक हैं, आप महान कथाकार हैं, आप साहित्यिक पुरखे हैं, आप हमारे लिटरेचर, जो हमारा साहित्य, हिंदी साहित्य, उसमें प्रेमचंद की सबसे बड़ी वैल्यू है, ऊंची वैल्यू है। युग प्रवर्तक हैं, उपन्यास सम्राट हैं। तो इस तरह से बहुत सारे विशेषण, एडजेक्टिव यूज़ किए हैं। बाकी ये था सिंपल सा फनी जो है हमारे प्रेमचंद के फटे जूते। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। बाकी पार्ट से रिलेटेड आपको कुछ कहना हो, हमें फीडबैक देना हो, तो प्यारा सा मैसेज अपने नाम से, अपने स्कूल के नाम से मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, कौन से चैप्टर की आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँ, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपके ही अकॉर्डिंग रहेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।